तो बच्चों आज हम अपने इस इंग्लिश क्लास में फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। और ये जो चैप्टर है बच्चों ये लिखा है A.R. बार्टर ने, तो ये राइटर है इस चैप्टर के। और जो बच्चों चैप्टर है हमारा गोइंग प्लेसेस, ये है इस बारे में कि जो टीन एज होती है, जो एडोलेसेंट एज होती है, इस एज में बच्चों बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही नॉर्मल है कि हम बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। फैंटेसाइज का मतलब हम अपने माइंड में, अपने ब्रेन में ही चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं, चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और हम हीरो वर्शिप करते हैं। हीरो वर्शिप का मतलब कोई भी पब्लिक फिगर, कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी जिसकी पर्सनालिटी से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसको इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं कि हम अपने माइंड में इमेजिन करने लगते हैं कि हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने माइंड में ही हम अलग अलग जगह पर भी चले जाते हैं। तो ये होता है फैंटेसाइज करना और एडोलेसेंट एज में ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही नॉर्मल है। तो इसी बारे में, इसी को पे फोकस करते हुए राइटर ने ये चैप्टर लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. तो बच्चों चैप्टर में एक कैरेक्टर है सोफ़ी और वो कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से घर आ रही है। तो घर पहुंचते समय वो कह रही है कि when I leave, यानी जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी तो मैं क्या करूँगी, मैं एक बुटीक खोलूँगी। बुटीक बच्चों एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पे डिज़ाइनर कपड़े बनते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स वहाँ पे काम करते हैं। तो सोफ़ी का प्लान है कि जब उसका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपना एक बुटीक खोलेगी, वो डिज़ाइनर कपड़े बनाएगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। तो उसके साथ में उसकी एक फ्रेंड है जेंसी, वो भी उसके साथ स्कूल से आ रही है और वो लिंकिंग आर्म्स विथ हर, वो उसका हाथ पकड़ के, दोनों हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, हाथ थामे हुए घर आ रहे हैं। और रास्ते में सोफ़ी कह रही है कि जब अपना स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा प्लान है कि मैं एक बुटीक खोलूँगी। तो जो जेंसी है वो बहुत ज़्यादा इस बात को सुन के डाउटफुल हो जाती है, उसको लगता है कि शायद ऐसा हो नहीं पाएगा, उसके मन में डाउट आता है। टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक डैट। अब दोनों फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी, तो जेंसी सोफ़ी को क्या बुलाती है, सोफ बुलाती है। तो बच्चों बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को शॉर्ट नाम से बुलाते हैं, आप भी बुलाते होंगे। तो जेंसी ने सोफ़ी को सोफ कहा और क्या कहा कि सोफ इन सब चीज़ों में टेक्स मनी, रुपए लगते हैं। बुटीक खोलना इतना ईजी नहीं है, बुटीक खोलने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। आई विल फाइंड इट, सोफ़ी सेड। तो सोफ़ी ने कहा कि मुझे पता है बहुत सारे पैसे होने चाहिए और मैं पैसे अरेंज कर लूँगी, मैं अपने आप फाइंड आउट कर लूँगी कि मुझे पैसे कैसे अरेंज करने हैं। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। और सोफ़ी ने ये बात कैसे कही, उस स्ट्रीट, उस गली में बिल्कुल फार दूर तक देखते हुए उसने कहा कि मैं पैसे भी अरेंज कर लूँगी, मुझे पता है पैसे चाहिए और मेरे पास उसका भी प्लान है, मैं पैसे भी अरेंज कर लूँगी। तो बच्चों ये दो फ्रेंड्स हैं सोफ़ी और जेंसी, दोनों साथ साथ स्कूल गए थे, स्कूल से वापस घर आ रहे हैं। तो सोफ़ी जो है वो बहुत डिटरमिन्ड है, उसका पूरा प्लान है अपने फ्यूचर का। उसे पता है कि जब उसका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक बुटीक खोलना चाहती है और कैसे वो पैसे अरेंज करेगी ये भी उसे पता है। लेकिन जो जेंसी है वो थोड़ी रियलिस्टिक है, वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, उसे पता है कि ये सब चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए। टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव डैट मच। तो बच्चों जेंसी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसे ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों की, तो वो कह रही है कि तुम कह रही हो कि तुम पैसे अरेंज कर लोगी, लेकिन इतने सारे पैसे अरेंज करने के लिए, इतने सारे पैसे सेव करने के लिए भी तुम्हें बहुत सारा समय लगेगा। यानी कि बुटीक खोलने में तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो पैसे अरेंज करने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, इतना ईजी नहीं है पैसे कमाना।
वेल आई विल बी ए मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ। तो सोफ़ी का प्लान बी रेडी है। वो कह रही है कि अच्छा बुटीक खोलने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे? तो कह रही है कि तो ऐसा करते हैं कि मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी, यानी बुटीक खोलने से पहले मैं एक मैनेजर की तरह काम कर लूँगी। टू बिगिन विथ, अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, यानी कि करियर तो मुझे बुटीक में ही बनाना है, लेकिन उसके लिए जो पैसे चाहिए तो वो अरेंज करने के लिए मैं अपने करियर की स्टार्टिंग कैसे कर लूँगी? मैं एक मैनेजर बन जाऊँगी। देन आई हैव गॉट इनफ, और जब मैं एक मैनेजर बन जाऊँगी तो मेरे पास बहुत पैसे आएंगे, और उन पैसों को मैं सेव करूँगी और फिर फाइनली अपना बुटीक मैं खोलूँगी। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक। तो सोफ़ी कहती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना है। मुझे पहले मैनेजर बनना है, फिर मनी सेव करनी है, और फिर अपना बुटीक खोलना है। तो मेरी पूरी प्लानिंग है अपने फ्यूचर की। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। तो जैंसी कह रही है कि सोफ तुम्हारा प्लान अच्छा है, लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि तुम अपना स्कूल कंप्लीट करते ही एक कहीं पे जाओगी और मैनेजर बन जाओगी, तो तुम्हें कोई भी स्ट्रेट यानी सीधे ही मैनेजर नहीं बना देगा। तुम्हें पहले एक निचले लेवल से स्टार्ट करना होगा, तुम्हें एक्सपीरियंस लेना होगा। कोई तुम्हें स्कूल कंप्लीट करते ही मैनेजर नहीं बना देगा। I will be like Mary Quant, सोफ़ी said. I will be a natural। तो सोफ़ी के पास अपना नेक्स्ट आइडिया भी रेडी है। वो कह रही है कि जब मैं अपना बुटीक खोलूँगी, जब मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूँगी, तो मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूँगी। बच्चों, मैरी क्वेंट भी एक बहुत फेमस फ़ैशन डिज़ाइनर थी। तो सोफ़ी ने कहा कि मैं मैरी क्वेंट की तरह फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम करूँगी, और कैसे? उनकी तरह मैं भी बिल्कुल नेचुरल रहूँगी। मेरी जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो मेरी अपनी होगी, मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी डिज़ाइनिंग करूँगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। तो उसने कहा कि सभी लोग देखेंगे कि मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल नेचुरल रहूँगी। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटीज़ एवर सीन। और जब मेरा बुटीक खुल जाएगा तो मेरी जो बुटीक की शॉप होगी वो इस सिटी की सबसे अमेजिंग, सबसे शानदार शॉप होगी, जो कि यहाँ के लोगों ने अभी तक देखी ही नहीं है। इतनी शानदार वो शॉप होगी। तो बच्चों, जो सोफ़ी है वो बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके एक्साइटेड है। वो बहुत कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, बहुत सारे ड्रीम हैं उसके। लेकिन जो जैंसी है वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल लेवल पे बातें कर रही है। उसे पता है कि इस तरह के सपने देखना और उन्हें पूरा करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन सोफ़ी के बाद बैक टू बैक एक के बाद एक प्लान रेडी है। उसका प्लान है पहले वो मैनेजर बन जाएगी, मनी अर्न करेगी, उस मनी को सेव करेगी, और फिर फाइनली अपना बुटीक खोलेगी, और बिल्कुल मैरी क्वेंट की तरह वो भी बिल्कुल एक नेचुरल डिज़ाइनर बनेगी। और उसकी जो शॉप है वो सिटी की सबसे अमेजिंग शॉप वो होने वाली है। जैंसी, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy। तो अपनी फ्रेंड की बातें सुन के जो जैंसी है वो थोड़ी सी मेलनकली हो जाती है। मेलनकली यानी उदास हो जाती है, उसे दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों ही ईयर मार्क्ड है। ईयर मार्क कहते हैं पहले से ही डिसाइड हो चुका है, पहले से ही चूज़ किया जा चुका है कि उन्हें बड़े होके क्या करना है। तो जैंसी को पता था कि वो दोनों ही किस लिए बने हैं, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो ये चीज़ पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी कि जब जैंसी और सोफ़ी का स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो उन दोनों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। उसके बाद भी सोफ़ी के इतने बड़े बड़े ड्रीम हैं, तो जैंसी थोड़ी सी उदास हो जाती है। उसको लगता है कि सोफ़ी इतना कुछ सोच रही है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको एट लास्ट वही करना है, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है।
शी विस्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स। तो उसको अपनी फ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है, उसे लग रहा है कि सोफ़ी के इतने बड़े बड़े सपने हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वो सोचती है कि सोफ़ी इस तरह की बातें ना बोले, इस तरह के बड़े बड़े सपने वो ना देखे। When they reached Sophie's street, Jancy said, अब दोनों चल रही हैं, स्कूल से घर आ रही हैं, तो चलते चलते जब वो सोफ़ी के जहाँ घर है उसके घर की गली में पहुँच जाती है, तो जेंसी कहती है, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। तो जब वो घर पहुँचने वाले हैं, सोफ़ी का घर आ गया है, उसकी गली आ गई है, तो जेंसी कहती है कि सोफ, हमारा स्कूल कंप्लीट होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं, कुछ महीनों बाद हमारा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, तो अब तुम्हें थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए बल्कि तुम्हें समझदारी भरी बातें करनी चाहिए, तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, और तुम भी जानती हो कि किसी भी शॉप में इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। यू नो डैड योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कभी अलाउ नहीं करेंगे ये सब काम करने के लिए, क्योंकि पहले से डिसाइड हो चुका है कि तुम्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। तो बच्चों, जेंसी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको अपनी फ्रेंड सोफ़ी के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि ये इतने बड़े बड़े सपने देख रही है जो कि कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि उन दोनों को अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। तो इसीलिए वो सोफ़ी से कहती है कि तुम थोड़ी सी सेंसिबल बनो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हारे फादर भी कभी भी नहीं मानेंगे। और एन एक्ट्रेस, लेकिन जो सोफ़ी है वो बिल्कुल जेंसी की बात नहीं सुन रही, बिल्कुल नहीं समझ रही। अब वो क्या कह रही है कि या फिर मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ, यानी कि मुझे बनना तो फाइनली एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, अपना बुटीक खोलना है, लेकिन मैं पहले उससे एक मैनेजर भी बन सकती हूँ, या फिर मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ। नाउ देयर इज़ रियल मनी इन डैट, क्योंकि अगर मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी तब तो सच में मैं बहुत सारे पैसे अर्न कर सकती हूँ, क्योंकि एक्ट्रेस बनने में तो सच में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो इसलिए मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ। यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी तब ऐसा भी नहीं है कि मुझे अपना बुटीक खोलने के लिए अपनी एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बुटीक तो मैं साइड में रख सकती हूँ, यानी कि मैं अपना एक्टिंग भी करती रहूँगी और साइड में मैं अपना बुटीक का काम भी करती रहूँगी, मैं दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकती हूँ। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो पूरे दिन तो काम नहीं करती, तो एक्टिंग जब मैं करूँगी तो मुझे ऐसा तो है नहीं पूरे दिन एक्टिंग करनी है, तो जिस टाइम मुझे एक्टिंग करनी होगी मैं अपना एक्टिंग वर्क करूँगी और बाकी टाइम में मैं अपना बुटीक का काम करूँगी, तो मैं दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकती हूँ। डू दे, तो वो कह रही है कि एक्ट्रेसेस पूरे दिन काम नहीं करती, क्या सच में उन्हें पूरे दिन काम करना होता है? Anyway, that or a fashion designer, you know, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। तो वो कह रही है फाइनली कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं एक्ट्रेस बनूँ, चाहे फैशन डिज़ाइनर बनूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ काम करूँगी जो कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो। सोफिस्टिकेटेड का मतलब जो कि मॉडर्न हो, जो कि नया हो, लेकिन साथ में बहुत ही सोबर हो। तो वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि एक ट्रेडिशनल बिस्किट फैक्ट्री जैसा काम नहीं हो, बल्कि थोड़ा सा हाई फाई, थोड़ा सा मॉडर्न हो। तो वो कुछ ऐसा काम करना चाहती थी। तो उसने कहा चाहे मैं एक्ट्रेस बनूं या फिर फैशन डिज़ाइनर बनूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगी जो कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो, मॉडर्न हो, एडवांस हो। And she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. ऐसा कहते ही सोफ़ी अपने, हमने पढ़ा था उसके घर की गली आ गई थी, तो उसके गली के बाहर जो डोर था जो कि खुला हुआ था उसमें वो टर्न हो जाती है, यानी कि अपने घर में जाने के लिए वो टर्न हो जाती है, चली जाती है, और जेंसी को वो छोड़ देती है वहीं पर स्टैंडिंग, खड़े हुए। कैसे? इन द रेन। तो बच्चों, इन द रेन का
मतलब है जेंसी को वो डाउटफुल खड़ा हुआ छोड़ के चली जाती है। तो जेंसी अभी भी उसकी बातों से कन्विंस्ड नहीं है, वो अभी भी मन में डाउटफुल है कि इसके सपने सच कैसे हो पाएंगे। इसकी इतनी ज़्यादा प्लानिंग है अपने फ्यूचर को लेके, लेकिन ये अपनी प्लानिंग एक्चुअल में कैसे पूरी कर पाएगी। तो वो वहीं खड़ी है डाउटफुल मैनर में, और सोफ़ी अपनी गली में टर्न होके अपने घर जाने के लिए मुड़ जाती है। इफ़ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। तो घर जाके भी सोफ़ी वही बात कह रही है सबसे कि जब कभी भी मेरे पास पैसे आएंगे, जब कभी भी मैं इतने पैसे सेव कर लूँगी, अरेंज कर लूँगी, तो मैं अपने लिए एक बुटीक खरीदूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा चाहती है कि वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर बने। तो घर जाके भी वो वही कह रही है कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो उस दिन मैं अपने लिए एक बुटीक खरीदूँगी। हाँ, if you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. थैंक यू वेरी मच। तो जैसे वो घर जाके सबको अपनी ये बात बताती है, तो उसके घर पे उसके फादर भी थे। तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम बुटीक खरीदोगी? नहीं, अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आए, अगर तुम्हारे पास कभी इतने पैसे आते हैं तो तुम हमारे लिए एक घर खरीदोगी। कैसा? डिसेंट, अच्छा, ठीक ठाक सा। यानी कि अभी हम इतने छोटे से इतने टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, तो अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आते हैं तो तुम हमारे लिए एक डिसेंट घर खरीदोगी, एक अच्छा घर खरीदोगी। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे वो घर जाके अपनी प्लानिंग बताती है, तो उससे कहा जाता है कि नहीं, बुटीक के सपने मत देखो। अगर तुम्हारे पास पैसे हुए तो तुम सबसे पहले एक घर खरीदना, एक डिसेंट घर जिसमें हम सब आराम से रह सकें। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go। तो घर पे सोफ़ी के फादर बैठे हुए हैं और वो शेपर्ड्स पाई खा रहे हैं। शेपर्ड्स पाई बच्चों एक डिश होती है, एक नॉनवेज डिश होती है। तो वो उस डिश का स्कूप यानी पूरा स्पून भर के खा रहे हैं, अपने मुंह में रख रहे हैं। जितना वो मतलब भर के खा सकते हैं उतना बड़ा स्कूप उन्होंने लिया और अपने मुंह में रखा। His plum face is still grimy and sweat। और जो उनका फेस है वो कैसा है? प्लम यानी मोटा है, और वो अभी भी ग्रीमी है। ग्रीमी यानी गंदा, यानी उन्होंने इतनी बड़ी बाइट मुंह में रखी कि उनका पूरा फेस जो है वो गंदा हो जाता है। वो बहुत अच्छे से नहीं खा रहे हैं, उनका फेस गंदा हो गया, और साथ में ही उनके फेस पे स्वेट है। स्वेट यानी पसीना है। मार्क्ड फ्रॉम द डे। और ये पसीना किस चीज़ की निशानी है? कि उन्होंने पूरे दिन कितनी मेहनत करी है, कितना थक कर वो घर आए हैं, इस चीज़ की निशानी है। तो वो वहाँ बैठ के शेपर्ड्स पाई खा रहे हैं और उनका फेस गंदा हो रहा है, और साथ में उनके फेस पर पसीना भी है। She thinks money grows on trees, don't she, Dad? said little Derek hanging on the back of his father's chair। तब उसके फादर बैठ के अपना खाना खा रहे हैं और उनके चेयर के पीछे से हैंगिंग यानी लटका हुआ है। कौन? सोफ़ी का छोटा भाई, जिसका नाम क्या है? डेरिक। तो जो छोटा डेरिक है वो अपने फादर की चेयर को पीछे से पकड़ के वहाँ पर लटका हुआ है, और वो सोफ़ी की बात सुन के क्या कह रहा है? शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। वो कहता है कि ना डैड, सोफ़ी सोचती है कि जो मनी है, जो पैसे हैं, वो पेड़ पर उगते हैं। तो डेरिक ने कहा कि ये कह रही है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बुटीक खरीद लूँगी। तो उसके पास पैसे आएंगे कैसे? क्या इसे ऐसे लग रहा है कि रुपए जो है वो पेड़ पे उग रहे हैं? देयर मदर साइड। तो ये सब सुन के उनकी जो मदर थी वो भी वहीं थी, तो वो भी साइड यानी थोड़ी दुखी होती हैं, दुख से आह भरती हैं। सोफ़ी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। अब सोफ़ी है वो उनको देख रही है, जो उनकी मदर है वो क्या कर रही हैं। वो किचन में है, और किचन में जो सिंक होता है जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं, वहाँ पे वो स्टूप यानी झुकी हुई हैं, यानी वो सिंक की तरफ झुक के बर्तन धो रही हैं। And wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string। तो उन्होंने एक एप्रिन पहना हुआ है
एप्रिन बच्चों ये होता है, आपने देखा होगा कि जब हम किचन में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमारे कपड़े गंदे ना हो, इसके लिए हम इस तरह का एक एप्रिन पहनते हैं। तो सोफ़ी की मदर ने भी एक एप्रिन पहना हुआ था और उस एप्रिन के जो स्ट्रिंग्स थी, उस एप्रिन को बांधने वाले जो धागे थे, वो पीछे से बंधे हुए थे, फास्टन यानी बंधे हुए थे। कैसे? एक बहुत ही डेलिकेट बो बना के, यानी कि जो एप्रिन को हम पीछे बैक पे बांधते हैं तो उसको बहुत अच्छे से बांधा गया था और एक बहुत सुंदर सा बो बनाया गया था। तो उसको देख के सोफ़ी को वंडर होता है कि उसकी मदर किस तरह से काम कर रही हैं और उन्होंने इतने अच्छे से अपना एप्रिन पहना हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें कितनी इनकॉन्ग्रुइटी है इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों चीज़ों का आपस में कितना बेमेल लग रही हैं, यानी कि उसकी मदर किस तरह से काम कर रही हैं, कितने छोटे से टूटे-फूटे घर में वो रह रहे हैं और उन्होंने अपना एप्रिन कितने डेलिकेटली पहना है, कितने अच्छे से इस पे बो बनाया है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मेल नहीं खा रही। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रुक्ड बैग, तो उसको लगा कि इन दोनों चीज़ों में कितना बेमेल है। कौन सी दोनों चीज़ें? एक तरफ तो वो बो जो कि इतना डेलिकेट लग रहा था, इतना परफेक्टली बना हुआ बो था, और दूसरी तरफ उसकी मदर की बैक जो कि कैसे थे? क्रुक्ड यानी टेढ़ी मेढ़ी। तो उसको लग रहा था कि उसकी मदर जो हैं वो इतने अजीब तरीके से झुककर काम कर रही हैं, इतनी टेढ़ी मेढ़ी उनकी बैक लग रही है और बैक पे उनका इतना सुंदर सा ये जो बो बना हुआ है जो कि इतना डेलिकेट लग रहा है। ये दोनों चीज़ें आपस में कितनी अजीब लग रही हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ बिल्कुल ही बेमेल लग रही हैं। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज़, तो बच्चों अब शाम हो जाती है और शाम के समय जो विंडोज़ हैं घर की, वहाँ से दिखाई दे रहा है कि इवनिंग हो चुकी है, शाम हो चुका है और अंधेरा हो चुका है। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और जो उनका वो छोटा सा कमरा था वो पूरा कमरा स्टीमी हो जाता है। स्टीमी यानी उस पूरे कमरे में धुआं भर जाता है, और वो धुआं कहाँ से आ रहा होता है? उस स्टोव से जहाँ पे उसकी मदर खाना बना रही थी। तो बच्चों बहुत छोटा सा घर है, उसकी मदर खाना बना रही थी तो पूरे कमरे में धुआं भर जाता है। एंड क्लटर्ड, और इसके साथ ही वो कमरा क्लटर्ड यानी भर जाता है। किससे? विद द हैवी ब्रीदिंग मैन, उस व्यक्ति की हैवी ब्रीदिंग, जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ से। कौन है वो व्यक्ति? सोफ़ी के फादर। तो सोफ़ी के फादर वहाँ बैठे हुए हैं, जोर जोर से वो सांस ले रहे हैं। इन हिज वेस्ट, और वो कैसे बैठे हैं? अपने वेस्ट में। वेस्ट बच्चों इनर वियर, यानी कि उन्होंने कोई शर्ट नहीं पहनी ऊपर से, वो सिर्फ अपने इनर वियर में वहाँ पर बैठे हैं और जोर जोर से सांस ले रहे हैं। तो उनकी सांस से वो कमरा जो है वो भरा हुआ है। एट द टेबल, तो वो वहाँ पर टेबल पर बैठे हुए हैं। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन दी कॉर्नर, और जो कमरे का कोना है वहाँ पे जो गंदे वॉश करने के कपड़े हैं वो वहाँ पे पाइल्ड यानी ढेर बन के पड़े हुए हैं। तो इस तरह का वो कमरा है, धुआं भरा हुआ है, जो किचन में खाना बन रहा है उसका धुआं है वहाँ पे, और उसके फादर जो है वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं, इतनी ज़ोर से कि उनकी आवाज़ आ रही है, उनकी स्मेल आ रही है, और इसके अलावा एक कोने में गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। सोफ़ी फेल एट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, तो ये सब देख के उस धुएं की वजह से, अपने फादर की ब्रीदिंग की आवाज़ की वजह से उसको ऐसा लगता है कि उसका जो गला है, थ्रोट यानी गला, वो टाइट हो रहा है, यानी वो सांस नहीं ले पा रही, उसे सफोकेशन फील होता है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, इसलिए वो वहाँ से उठ के चली जाती है अपने भाई को ढूंढने, और उसके बड़े भाई का क्या नाम है? जियोफ। तो बच्चों सोफ़ी का छोटा भाई है डेरिक और उसका बड़ा भाई है जियोफ। तो ये तीनों रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ में। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। तो अब वो जाती है अपने भाई जियोफ को ढूंढने के लिए, और ये जो जियोफ है अब ये कहाँ पर है? ये नीलिंग यानी घुटनों के बल पर बैठा हुआ है। कहाँ पर? फ्लोर, फर्श पे। तो वो फर्श पे बैठा है अपने घुटनों के बल पे। नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में। तो दूसरे कमरे में वो जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए, वहाँ पे वो देखती है कि उसका
भाई जियोफ जो है वो नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठा है और क्या कर रहा है, टिंगरिंग विथ अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, और उसकी जो मोटरसाइकिल है उसका एक पार्ट उसके हाथ में है और वो उसके टिंगरिंग यानी उसको रिपेयर कर रहा है, उसकी मरम्मत कर रहा है। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन दी कारपेट, और जो फर्श पे कारपेट बिछा हुआ था वो कारपेट ख़राब ना हो इसके लिए उसने कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा रखे थे, यानी कि उसने कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं और वहाँ उसने अपनी मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स रख रखे हैं, वो भी वहीं बैठा है घुटनों के बल पे और अपने हाथ में वो एक पार्ट को लेकर बैठा हुआ है और उसको रिपेयर कर रहा है। He was 3 years out of school। अभी जो जियोफ है इसको अपना स्कूल कंप्लीट करे हुए 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल पहले ये अपना स्कूल कंप्लीट कर चुका है। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और अब ये क्या कर रहा है, ये किसी बड़े मैकेनिक के यहाँ पर अप्रेंटिस है यानी कि काम सीख रहा है। तो ये मैकेनिक का काम सीख रहा है, किसी बड़े मैकेनिक की शॉप पे जाता है और वहाँ पे ये भी उनसे मैकेनिक का काम सीख रहा है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और जहाँ इसे काम सीखने के लिए जाना होता है, जहाँ पे काम करता है, तो वो जगह जो है वो शहर से थोड़ी फार है, थोड़ी दूर है, इसीलिए इसको ईच डे डेली क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो जहाँ ये जाता है काम सीखने के लिए वो जगह शहर से बाहर है, शहर से दूर है, इसीलिए इसे डेली वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, तो बच्चों वो सोफ़ी से भी बड़ा है, 3 साल हो चुके हैं उसको अपना स्कूल कंप्लीट किए हुए, तो अब वो लगभग ग्रोन अप है यानी वो एडल्ट हो चुका है, बड़ा हो चुका है। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और जो सोफ़ी है ये अपने भाई के बारे में थोड़ा सस्पेक्ट करती है, शक करती है उसकी लाइफ के उन पार्ट्स, उन एरियाज़ के बारे में जिनके बारे में वो नथिंग कुछ भी नहीं जानती। तो उसका भाई कहाँ जाता है, तो वो किससे मिलता है, क्या काम करता है, इसके अलावा वो दिन भर क्या करता है, तो इस सब के बारे में सोफ़ी बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो उसको हमेशा सस्पेक्ट होता था, संदेह होता था कि ये एक्चुअल में क्या करता है पूरे दिन। अबाउट विच हिज नेवर स्पोक, तो उसके लाइफ के वो एरियाज़ जिनके बारे में वो कभी भी बात नहीं करता था, कभी भी बोलता ही नहीं था। ही सेड लिटिल एट ऑल, और वो जो जियोफ है वो कैसा है, वो हमेशा ही बहुत कम बोलता है, एवर वॉलेंट्रीली, और अपने आप से, अपने इच्छा से तो वो कभी नहीं बोलता, यानी कि आप उससे कुछ पूछोगे तो वो उसका आंसर दे देगा, लेकिन अपनी इच्छा से आगे बढ़ के वो कभी बात नहीं करता, कभी किसी से कुछ नहीं कहता। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और वो इतना कम बोलता है कि जिस तरह से ग्राउंड में से स्टोन मिलते हैं, यानी कि ग्राउंड में से, ज़मीन में से स्टोन मिलना कितना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल है जियोफ के मुंह में से वर्ड्स का सुनना, यानी कि जितनी मुश्किल से हमें ग्राउंड में से स्टोन मिलते हैं उतनी ही मुश्किल से हम जियोफ की आवाज़ सुन सकते हैं, जियोफ के मुंह से कोई शब्द सुन सकते हैं। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और जो सोफ़ी थी उसे कभी कभी जेलस यानी ईर्ष्या होती थी उसकी इस साइलेंस से कि ये इतना चुप रहता है, तो इससे सोफ़ी को कभी कभी जेलसी फील होती थी। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere, और जब जियोफ बात नहीं कर रहा होता था, जब वो चुप होता था, तो ऐसा लगता था कि वो वहाँ है ही नहीं, वो कहीं दूर है। आउट देयर इन द वर्ल्ड, इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, तो वो वहाँ नहीं है बल्कि बहुत दूर उन जगहों पर है जिनके बारे में सोफ़ी बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, तो सोफ़ी को लगता था कि इतनी दूर दूर तक जाता है, नई नई जगहों पे जाता है, तो चाहे वो जगह शहर के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो छोटे छोटी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो जगह हो,
हो, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या फिर इस कंट्री के आसपास जो दूसरी कंट्री हैं उनके भी बाहर जो जगह है वो हो। हु न्यू, कौन जानता है कि जियोफ एक्चुअल में कहाँ जाता है, यानी कि इसी के आसपास जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ है, वहाँ जाता है, या फिर कंट्री से भी बाहर दूसरी जगहों पर जानता है। किसी को नहीं पता था कि जियोफ कहाँ जाता था। They attend a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach। तो वो सारी की सारी जगह सोफ़ी को एक फैसिनेशन लगती थी। फैसिनेशन यानी बहुत ही आकर्षक, बहुत ही लुभावनी लगा करती थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि सोफ़ी के लिए वो सारी जगह बिल्कुल अननोन थी, बिल्कुल अनजान थी। तो इसीलिए सोफ़ी को इतना ज़्यादा आकर्षण होता था, वो इसीलिए इतना ज़्यादा जानना चाहती थी कि एक्चुअल में जियोफ कहाँ जाता है। और वो सारी जगह सोफ़ी के लिए एक्चुअल में आउट ऑफ हर रीच थी, उसके पहुँच के बाहर थी, वो कभी भी नहीं जा सकती थी। उसे पता था उसे यहीं रहना है, इसी सिटी में रहना है। वो सारी जगह उसके लिए बिल्कुल आउट ऑफ रीच है, इसीलिए उन सब जगहों के लिए उसके मन में इतना ज़्यादा आकर्षण था, इतना ज़्यादा वो जानना चाहती थी। तो बच्चों, आगे क्या होता है, किस तरह से सोफ़ी अपने ब्रदर के साथ बात करती है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।